नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विथ मी में। आइए आज हम लोग आधुनिक काल देखेंगे। आज से हम लोग आधुनिक काल शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल देख चुके हैं। रीतिकाल आज मैंने सुबह लास्ट पार्ट उसका जो था वो मैंने अपलोड किया। आज मैं 2 वीडियो अपलोड करूँगी। ऐसे ही किसी दिन मैं 2 वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी, तो आप लोग परेशान मत होइए। वैसे मैं डेली शाम को अपलोड करूँगी। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और ये परीक्षा तक मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कंप्लीट हो जाए, तो आप लोग परेशान मत होइए। पहला प्रश्न देखिए, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? कला काल, आधुनिक काल, नवीन विकास का युग, गद्य काल। तो क्या दिया गया है? आधुनिक काल दिया गया है हिंदी साहित्य के को अधिकांश विद्वानों द्वारा। ठीक है, और गद्य काल भी कहा जाता है। तो अभी ऑप्शन बी इसका सही है, आधुनिक काल। इसका डिटेल देखिए। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। पाश्चात्य संस्कृति, साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की आरंभिक तिथि मानी जाती है। यह तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्मतिथि भी है। अधिकांश विद्वानों ने इस काल को आधुनिक काल से अभिहित किया है। दूसरा प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है, पूछा है। जीवनी काल, पद्य काल, संस्मरण काल और गद्य काल। तो किस नाम से? गद्य काल से भी इसको अभिहित किया जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्रता काल, गद्य काल से भी अभिहित किया जाता है। आचार्य चंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा। आचार्य चंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। इस दृष्टि से इस काल को गद्य काल भी कहा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया? तो देखिए उसके डिटेल में अभी दिया हुआ था। तो किस नाम से? गद्य काल से। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें इसका ऑप्शन सी सही है। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। डिटेल देख लेते हैं। ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। उन्हें ब्रजभाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकासी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश और सर्व सुधानाक्षरी, नियम गंगा, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक और विराष्टक, प्रकीर्ण पदावली आदि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 में हरिद्वार में हुई थी। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। इनकी उद्धव शतक 1929 में प्रौढ़तम काव्य है। ठीक है, अब रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर दिखा, जगन्नाथ के साथ जुड़ा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन बी सही है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए। उद्धव शतक, भ्रमर गीत, गीतावली, रश्मि रथी। तो कौन सी है? उद्धव शतक है जो आपकी रत्नाकर की है। और अगर आप लोग ये भी पता करिए कि भ्रमर गीत, गीतावली और रश्मि रथी किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उद्धव शतक के लेखक। सेम प्रश्न देखिए, तो कौन है? रत्नाकर जी हैं। उद्धव शतक में छंद है। तो देखिए इसमें 116, 120, 130, 135 दिया, इसमें स्टार लगा हुआ है क्योंकि इस प्रश्न में कोई समस्या है। चलिए डिटेल देखते हैं। राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है। गोपी उद्धव संवाद इसका बड़े विषय है। उद्धव शतक एक तरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्र अनुभूति के साथ गोपियों का उत्कट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे कुछ समीक्षक श्रृंगार काव्य भी मानते हैं। अन्य फैक्ट देखिए, रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की। उन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में समालोचना दर्श के नाम से अनुवाद किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रत्नाकर के काव्य ग्रंथों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, उद्धव शतक, गंगावतरण, कलकासी, श्रृंगार लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, विराष्टक फुटकर रचनाएं हैं। रत्नाकर ने साहित्य सुधानिधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगावतरण पर हिंदुस्तानी अकादमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी हुए। रत्नाकर किस देखिए कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? चौपाई, दोहा, रोला और धनाक्षरी। तो किस छंद में लिखा गया है? रोला में। रत्नाकर का गंगावतरण काव्य रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद कवित्त है। अब देखिए उद्धव शतक की हम लिखियो है कहाँ
देखिए, हम लिख्यो हैं कहाँ, हम लिख्यो हैं कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सबे लगी। इन पुनरुक्ति द्वारा क्या बोध होता है? भाव का अपकर्षण, अपकर्ष, भाव संधि, भावोत्कर्ष, भाव सबलता। तो ये भावोत्कर्ष बोध होता है। डिटेल देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर के उद्धव शतक से ली गई हैं। उद्धव के ब्रज पहुंचते ही गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम संदेश को पाने के लिए अति उत्कंठित एवं आकुलता व्याकुलता से दौड़ पड़ती हैं, जो भावोत्कर्ष का प्रतीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब आइए भारतेंदु युग। तो भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? जानकी मंगल, जानकी भरत, भरवे रामायण, अंधेर नगरी। तो किसमें किया है? जानकी मंगल में। डिटेल देखिए, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल 1868 नामक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था। यह नाट्य गुणों से युक्त है और इसकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है। हिंदी इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था, किंतु इस समय तक भारतेंदु का उदय हो चुका था और उनका विद्या सुंदर नाटक प्रकाशित हो गया था। वसुधा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा प्रवर्तित रामलीला की लोकप्रियता के साथ लीला नाटकों की जो परंपरा आरंभ हुई, उसका श्रेष्ठ रूप जानकी मंगल नाटक है। इसके अभिनय में भारतेंदु जी ने भी भाग लिया था। इसकी विषय वस्तु रामचरितमानस पर आधारित रामकथा ही है, किंतु ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग तथा सभी प्रकार के आवश्यक रंग निर्देश के कारण यह नाटक भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित साहित्यिक नाटकों की परंपरा से जुड़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं? डॉक्टर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। काशी का नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का मंचन 1881 में किया और भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षक थे। इन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था। कि भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 आजान 1 सुजान, चंद्रकांता। तो देखिए, इसमें आधुनिकता की शुरुआत परीक्षा गुरु से मानी जाती है। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों से प्राप्त हुई। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा कृत परीक्षा गुरु, जो 1882 में माना जाता है। देखिए, इसका सन भी पूछा है और नाम भी पूछा है कि किसके द्वारा प्रथम उपन्यास माना गया है, पहला मौलिक उपन्यास, और सन किस सन में लिखा गया था। तो ये 1882। इससे पूर्व सरदाराम फुलोरी ने भाग्यवती 1877 शीर्षक नामक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा था। अतः स्पष्ट है कि भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। 100 आजान 1 सुजान 1892 में बालकृष्ण भट्ट कृत है। चंद्रकांता 1887 में देवकीनंद खत्री कृत उपन्यास है। ठीक है, अगला देखिए, तदीय समाज से किसका संबंध था? केशव चंद्र सेन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो तदीय समाज से भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध था। ऑप्शन बी सही है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। भारतेंदु हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति प्रचार के लिए तदीय समाज की स्थापना की। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने सन 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि प्रदान की। अन्य फैक्ट देखिए, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर, जो 1867 नाटक के अनुवाद से होती है। उन्होंने 1868 में कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली और 1876 में हरिश्चंद्र मैगजीन और फिर बाल बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली थी। अगला प्रश्न देखिए, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है नवजागरण का अग्रदूत। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई हैं। डिटेल देखिए, भारतेंदु का काल ब्रिटिश उपनिवेश का था। ब्रिटिश उपनिवेश में भारत सभी दृष्टियों से परास्त हो गया था। भारत को पूर्णतः मटियामेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिशों का एकमात्र लक्ष्य था। भारत दुर्दशा के पहले अंक में ही यह सूचित करते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। ठीक है, अगला देखिए, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावन। ये पूछा है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो इस पंक्ति के लेखक प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। तो ये कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है।
ऑप्शन बी सही है। देखिए, भारतेंदु युगल कवियों ने भारतीय इतिहास के गौरवशाली पृष्ठों की स्मृति तो अनेक बार दिखाई, पर इनकी राष्ट्रीय भावना केवल यहीं तक सीमित नहीं रही। अंग्रेजों की विचारधारा और देशभक्तिपूर्ण कविताओं से भी उन्होंने यथेष्ट प्रेरणा ली, जिसका फल यह हुआ कि क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की उपयुक्त काव्य पंक्तियां इसी तथ्य को स्पष्ट करती हैं। देश के उत्कर्ष अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग भारतेंदु युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीजोपन का महत्वपूर्ण कार्य किया। अब देखिए अन्य फैक्ट, देशभक्ति की भावना बाद में मैथिली शरण गुप्त भारत भारती में लक्षित हुई। भारतेंदु की विजयनी विजय वैजयंती, प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण की महापर्व और नया संवत, राधा कृष्ण दास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। हमारो उत्तम भारत देश काव्य पंक्ति राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित है, जो देशभक्ति भावना को परिलक्षित करती है। प्रेमघन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में भारत की शासनाधिकार लेने वाले महारानी विक्टोरिया के विषय में कहा है कि यह सनात भोली भारत की प्रजा अनाथन। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदुस्तान का गुणगान किया है। प्रेमघन ने राजभक्ति भारत सरिस और ठौर कहूँ नाही कहकर विदेशी शासकों को आश्वस्त किया। तो अंबिकादत्त व्यास ने जयति राज राजेश्वरी जय जय परमेश द्वारा रानी विक्टोरिया के प्रति आभार प्रकट किया था। अगला प्रश्न देखिए, लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु ने, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने और बालकृष्ण भट्ट ने। तो ये बालकृष्ण भट्ट ने, ऑप्शन डी। अब कभी कभी पूछ देता है प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना बालकृष्ण भट्ट ने की थी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसका डिटेल देखते हैं। हिंदी प्रदीप में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा सच्ची समालोचना शीर्षक से की गई है। इसमें बालकृष्ण भट्ट ने इस नाटक के ऐतिहासिक कहे जाने पर आपत्ति की है, क्योंकि इसकी कथा वस्तु में उन्हें वस्तुनिष्ठता का भाव प्रतीत होता है। निबंध के आरंभ में ही वे लिखते हैं, लाला जी यदि बुरा न मानिए तो एक बात आपसे पूछें, यह कि आप ऐतिहासिक नाटक किसको कहेंगे? क्या केवल किसी पुराने समय के ऐतिहासिक पुनरावृत्ति की छाया लेकर नाटक लिख डालने ही से वह ऐतिहासिक हो गया? क्या किसी विख्यात राजा या रानी के आने से ही वह ऐतिहासिक हो जाएगा? यदि ऐसा है तो गप हाँकने वाले दास्तान गो और नाटक के ढंग में कुछ भी भेद न रहा। किसी समय के लोगों के हृदय की क्या दशा थी, उनके आभ्यंतरिक भाव किस पहलू पर ढुलके हुए थे, अर्थात उस समय पात्र के भाव, स्पिरिट ऑफ द टाइम्स क्या थे, इन सब बातों की ऐतिहासिक रीति पर पहले समझ लीजिए, तब उसके दर्शाने का भी यत्न नाटकों द्वारा कीजिए। तात्पर्य यह है कि संयोगिता स्वयंवर ऐतिहासिक नाटक वाले पात्रों को लेकर लिखा गया था। एक किस्सा है, ऐतिहासिक नाटक नहीं है, क्योंकि इसमें लेखक ने अपने ऐतिहासिक बोध का परिचय नहीं दिया है। अन्य फैक्ट देखते हैं। भारतेंदु युग में कुछ विस्तृत समीक्षाएं भी लिखी गईं। इनमें जो दो सर्वाधिक प्रसिद्ध समीक्षाएं हैं वे लाला श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई हैं, जिसे लेखक ने ऐतिहासिक नाटक कहा डाला, और पहली समीक्षा हिंदी प्रदीप जो 1886 में निकली थी, और दूसरी आनंद कादम्बनी माला टू मेघ देखिए 10/11/12 1886 में। दोनों समीक्षा एक ही वर्ष आगे पीछे करके निकली थी। इसका एक प्रमाण यह भी है कि आनंद कादम्बरी में प्रकाशित समीक्षा में हिंदी प्रदीप में प्रकाशित समीक्षा का हवाला दिया गया। दोनों समीक्षाओं में से किसी समीक्षा के साथ उसके लेखक के नाम का उल्लेख नहीं है, जिससे यह अनुमान होता है कि ये समीक्षा स्वयं संपादकों द्वारा लिखी गई हैं। और देखिए बालकृष्ण भट्ट ने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी की कविता पुस्तक समस्या पूर्ति मंजरी की हिंदी प्रदीप में समीक्षा करते हुए लिखा था, इसकी संपूर्ण कविताएं केवल श्रृंगार रस की न हो, थोड़ी सी सामयिक देश भलाई के संबंध में भी होती तो सोना और सुगंधित कहा जाता है। इसी प्रकार उन्होंने शंकर दीक्षित नामक की कवि की कविता पुस्तक माधुरी विलास की समीक्षा करते हुए हिंदी प्रदीप में भी यह लिखा था कि देशोपकारी बातों पर यह कविता की जाती है तो अधिक लाभ था। ठीक है, अगला देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर के कथन एक और अलंकारिक है और दूसरी ओर पांडित्यपूर्ण है। भट्ट जी ने अलंकारिता पर आक्षेप करते हुए कहा है, केवल क्लिष्ट श्लेष्ठ बोलने से तो ऐतिहासिक नाटक के पात्र क्या वरन एक प्राकृतिक मनुष्य की भी पदवी हम आपके पात्रों को नहीं दे सकते, बल्कि मनुष्य के बदले आपके नाटकों को पात्रों के नीरस और रूखे से रूखे अर्थांतर न्यास गढ़ने की कला कहें तो अनुचित न होगा। आनंद कादम्बरी में प्रकाशित समीक्षा प्रेमघन सर्वस्व द्वितीय भट्ट जी की समीक्षा से भी
बड़ी है। इसमें संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा संयोगिता स्वयंवर नाटक के नाम से प्राप्ति स्वीकार व समालोचना स्तंभ के अंतर्गत की गई है। ये देखिए डिटेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रेमघर ने हिंदी प्रदीप की समीक्षा पर अपना संतोष प्रकट करते हुए लिखा है, नाट्य रचना के बहुतेरे से हिंदी प्रदीप ने अपनी सच्ची समालोचना में दिखलाई है, अतः इससे उसमें हम विस्तार नहीं देते, हम केवल यहाँ अलग अलग उन दोषों को दिखलाना चाहते हैं जो कि प्रधान और विशेष हैं। अगला देखिए पॉइंट, रणधीर प्रेम मोहिनी लाला श्रीनिवास दास का संयोगिता स्वयंवर से पहले का नाटक है। यह नाटक भट्ट जी को पसंद आया था। उनके अनुसार ट्रेजेडी के किस का यह पहला नाटक है जो हिंदी भाषा में रचा गया। इसमें श्रृंगार हास्य करुण तीनों रसों को का उत्तम रीति से निर्वाह देखने को मिला था। इसके साथ साथ इस नाटक में सदुपदेश भी थे और पात्रों का आदर्श यथार्थ रूप में भी चित्रण था। भारतेंदु का नाटक नील देवी के बारे में विषय छंद या ज्ञान गान को भट्ट जी ने ऐसा उत्तेजक बतलाया जिससे पढ़कर कायरों की भी जी भड़क उठे, ठीक है, फड़क उठे। अब देखिए अगला प्रश्न, मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लूलाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो मेघदूत काव्य की खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था, ऑप्शन डी सही है। भारतेंदु युग के कवियों ने हिंदी और ब्रज भाषा में मौलिक रचनाओं के साथ साथ संस्कृत की अनेक रचनाओं के अनुवाद भी किए। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा अनुदित रघुवंश और मेघदूत उल्लेखनीय कृतियां हैं जिनमें भावांतरण की सरसता, शैली का लालित्य, शुद्ध ब्रज भाषा तथा सवैया छंद प्रस्तुत किया गया है। अन्य पर देखिए ठाकुर जगमोहन सिंह द्वारा अनुदित रचनाएं हैं ऋतु संहार और मेघदूत, विशेष उल्लेखनीय है। अगला देखते हैं प्रश्न, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? मोहन राकेश, लाला सीताराम, विद्यानिवास मिश्र, जगनिक। तो किसने किया है? लाला सीताराम ने। लाला सीताराम ने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है जिनमें भूल भुलैया जो 1885 में था प्रमुख था। लाला सीताराम का उपनाम भूप था। इन्होंने दोहा चौपाई में अवधि का, धनाक्षरी सवैया में ब्रज भाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित है। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हुई जैसे बैरगिया नाला। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? तो देखिए रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था, ऑप्शन सी सही है। देखिए श्रीधर पाठक ने कालिदास कृत ऋतु संहार और गोल्ड स्मिथ कृत हर्मिट ये डेज टेंड तथा ट्रैवलर का काव्य अनुवाद क्रमशः एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम और शांत प्रतीक नामक शीर्षक से किया था। अब देखिए भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखिए फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। तो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों के गुच्छा से प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही है। डिटेल देखिए, भारतेंदु द्वारा रचित खड़ी बोली में रचित कविताएं फूलों का गुच्छा नामक काव्य ग्रंथ में संग्रहित है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी के प्रणेता, पितामह व प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतेंदु युगीन कवि कौन है? तो हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, हरिऔध रामनरेश त्रिपाठी, मुक्तदर पांडे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिलीशरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसमें पूछा कौन भारतेंदु कवि हैं भारतेंदु युगीन? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन ए सही है। देखिए भारतेंदु कालीन प्रमुख कवि इस प्रकार है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास इत्यादि। अगला देखते हैं, इसमें देखिए कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है पूछा है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास। तो कौन है? ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग का नहीं है। इसका डिटेल देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। बाल मुकुंद गुप्त की रचना शिव शंभू का चिट्ठा तथा चिट्ठे और खत, द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी आदि। देखिए इसमें द्विवेदी युग का भी बता दिया गया है, तो इसको भी पॉइंट याद रखिएगा। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास और जगमोहन सिंह आदि हैं। भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, कब दिया था? 1880 में, 1874 में, 1884 में, 1882 में। तो इन्होंने 1884 में दिया था, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक डिटेल देखते हैं कि हिंदी साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए ददरी मेले का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नवंबर 1884 में यहाँ एक व्याख्यान दिया था जिसे बलिया व्याख्यान अवलिया का भाषण के नाम से जाना जाता है। यही व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक से हरिश्चंद्र चंद्रिका में दिसंबर 1884 में प्रकाशित हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न,
समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? इसको अभी अभी हम लोगों ने ऊपर एक डिटेल में देखा है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। अगला थी समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की काव्य शैली थी और उनके मंडल के कवि विविध विषयों पर तत्काल समस्या पूर्ति किया करते थे। रामकिशोर वर्मा, प्रेमघन आदि कवि तत्काल समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध थे। भारतेंदुकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना, जनवादी विचारधारा, प्राचीन परिपाटी की कविता, कलात्मकता का अभाव। देखिए, अगर आप लोग किसी केवीएस वगैरह के इंटरव्यू में आप लोग जाते हैं तो पूछ दिया जाता है कि भारतेंदु युग की विशेषताएं बताइए, तो इसमें आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं। कलात्मकता का अभाव, काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग, हास्य व्यंग्य एवं समस्या पूर्ति तथा प्राचीन छंद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। तो भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास जी हैं। डिटेल देखिए। भारतेंदु युग के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकीनंद खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी आदि भाषाओं पर समान अधिकार रखने वाले श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु लिखने का गौरव प्राप्त था। उपन्यास के अतिरिक्त नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने भरपूर ख्याति मिली। श्रीनिवास जी के प्रमुख नाटक प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम और प्रेम मोहिनी तथा संयोगिता स्वयंवर आदि है। अब देखिए, भारतेंदु युग के कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, इसमें बताना। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र ही पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो ऑप्शन बी सही है। हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों में विद्यापति, सूरदास आदि अष्टछाप के कवि, रहीम, रसखान, मीराबाई, बिहारी, चाचा हित हरिवंश, भारतेंदु, बाबू हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय और धर्मवीर भारती आदि के नाम अत्यंत सिद्ध हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत विकल्प में भारतेंदु युग के कवियों में केवल भारतेंदु हरिश्चंद्र पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा कृष्ण भक्त थे। अगला प्रश्न देखिए। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो कौन थे? ऑप्शन डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। डिटेल देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे और कभी कभी ऐसे पेचीदे मजमून बांधते थे कि पाठक एक 1.5 कलम के लंबे वाक्य में उलझा रह जाता था। अनुप्रास और अनूठे पदविन्यास की ओर भी उनका ध्यान रहता था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प भी डी बताया था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अन्य फैक्ट इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं। भारत सौभाग्य, प्रयाग, ये रामागमन, प्रेमघन की प्रसिद्ध नाटक हैं। कौन कौन से? भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन। ठीक है। और प्रेमघन ने जीड़ जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। जीड़ जनपद बहुत बार पूछा गया है कि किसकी रचना है, तो क्या करना है आपको? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये रचना है। अब देखिए अगला प्रश्न। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन ए और दूसरा आर कारण है। भारतेंदु युग के पूछा इसमें कि भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया। अब भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको बताना है। ए और आर गलत हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ए गलत है, आर सही है, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए का सही व्याख्या आर है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी ही सही है। ए और आर दोनों सही हैं और दोनों का जो व्याख्या है वो कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन सी सही है। अब आते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग आज रहने दें कि कल के वीडियो में देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।